हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आज अपना टॉपिक चला था मुगल एम्पायर, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा मुगल प्रशासन के बारे में। सब कुछ आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ पढ़ा देता हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मुगल प्रशासन। इसके बारे में अपन सब कुछ देख लेते हैं। पहले देखते हैं केंद्रीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं, जहां से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले देखते हैं वकील मुत्तक। यह सम्राट के बाद दूसरा पद होता है और इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। यह सामान्य रूप से विशिष्ट सामंत होता है और सम्राट का विश्वास पात्र प्रधान होता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वकील मुत्तक क्या हो जाएगा। ये सम्राट के बाद दूसरा पद होता है जिसके पास में सारी शक्तियां होती है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी पद है, वो अपन सारा कुछ अपन देख रहे हैं। दूसरा हो जाएगा दीवान आला या वजीर हो जाएगा। ये वित्त का प्रधान कहलाता है। साथियों, अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वित्त का प्रधान कौन हो जाएगा, वजीर हो जाएगा या दीवान आला हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा मीर बख्शी, ये सेना का अध्यक्ष कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाता है। मीर बख्शी क्या हो जाएगा, सेना विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा, यानी कि सेनापति हो जाएगा। सरहद और सुदूर या सदरे जहां, ये धार्मिक मामले का प्रधान कहलाता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय ये पंडित कहलाता है। साथियों, यानी कि आज के समय क्या हो जाएगा, पंडित है ना, वही कार्य यही करते थे, धार्मिक मामलों का प्रधान कहलाता है। चौथा काजी उल कुतुजात, यह न्याय विभाग का प्रधान कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आज के समय क्या हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएंगे ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, काजी एक कुतुजात हो जाएगा। छठा मीर समान या खान ए समान, यह राज दरबार में काम आने वाली सभी वस्तुओं की पूर्ति करता है। साथियों, जितनी भी बादशाह उसकी सामान की व्यवस्था, आज क्या खाएगा, मेन्यू वगैरह सारा डिसाइड कौन करता है, खान ए समान करता है। यानी कि आप बोल सकते हो ये वेटर हो जाएगा। सातवां हो जाएगा मीर आतिश हो जाएगा। यह तोप खाना का प्रधान कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जाता है। आठवां हो जाएगा मीर मुंशी हो जाएगा। यह शाही पत्रों के लेखन का कार्य करता था। यानी कि आज के समय क्या हो जाएगा, डाकिया हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है, मीर मुंशी कहा जाता है। नौवां हो जाएगा मीर महर हो जाएगा। यह आंतरिक जल मामले तथा छोटे जहाजों के नियंत्रण के लिए सृजन किया जाता है। यानी कि अपने जितने भी अपने जहाज है ना, उसकी देखरेख का कार्य यही करता है, मीर महर करता है। यानी कि ये कौन हो जाएगा, कैप्टन हो जाएगा। और 10वां हो जाएगा मुहतैब शिब, यह जनता की नैतिक मूल्य का निरीक्षण करता है। साथियों, जो भी अपने जितने भी जनता है ना, उसकी नैतिक मूल्यों की जांच करने का अध्यक्ष कौन होता है, मुहतैब शिब होता है। साथियों, और यहीं से आपके 10 पद है जहां से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रशासन के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर लाइन के आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि यहाँ के इस पेज के ऊपर आपके 20 क्वेश्चन सामने पड़े हैं और हर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपका कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु शुरुआत की गई थी, जिसमें 12 सूबे थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय सूबों की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, तो अकबर के द्वारा की गई थी। उस समय 12 संख्या थी, लेकिन 3 और शामिल और हो गए थे, बरार, खानादेश और अहमदनगर। यानी कि कुल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के समय कुल सूबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी।
जो आगे बढ़ के औरंगजेब के समय 20 हो जाती है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के समय कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएंगी। और जहांगीर के समय कितनी हो जाएंगी? 18 हो जाएंगी। और शाहजहां के समय कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएंगी। और आगे चल के औरंगजेब के समय ये 20 हो जाती है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं सूबेदार। यह सूबे का प्रमुख प्रधान होता है और इसके पास में एक स्वयं की सेना होती है जिससे वो सूबों की रक्षा कर सके और सारा प्रधान कार्य अपने सूबेदार किया सके। और इसके अलावा ये टैक्स को भी इकट्ठा करता है और न्याय आदि की व्यवस्था भी फैसला किया करता है। और यहाँ पे कोतवाल होता है जो आंतरिक शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था किया करता है। अब आपने कभी गौर किया होगा ना, गांव में कहीं पे भी अपनी पुलिस चौकी होती है उसको क्या कहते हैं? कोतवाली कहा जाता है। जो यहीं से ये शब्द निकला है, कोतवाल से निकला है साथियों। और यहीं से आपके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं परगना। यह भाग होता है प्रांतीय का छोटा सा भाग होता है। जैसे अपने जिला का भाग होता है गांव होता है और गांव का छोटा भाग होता है ढानी होता है ना, उसी प्रकार प्रांत का छोटा सा भाग होता है परगना होता है। उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले देखते हैं सिकदारा। यह परगना के कानून और व्यवस्था की देखभाल करता है तथा सारी जानकारी प्रांतीय सरकार को देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानून और व्यवस्था की देखभाल करने वाला परगना का अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? तो सिकदारा हो जाएगा, जो सारी जानकारी आगे देता है, यानी कि ऊपर देता है, प्रांतीय सरकार को देता है। दूसरा हो जाएगा आमिल हो जाएगा। यह परगना की राजस्व निर्धारण का कार्य करता है और जिसका अध्यक्ष होता है मुंशिफ कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंशिफ क्या है? यह परगना की राजस्व निर्धारण करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा हो जाएगा कानूंगो हो जाएगा। इसका कार्य भूमि की सर्वेक्षण करना तथा यह परगना के पटवारी का अधिकारी कहलाता है। चौथा फौजदार। यह आय के पास में संचित की जाती है, यानी कि जितने भी अपने पैसे होते हैं ना सारी परगना के पास, वो इसी के पास ही जमा होते हैं, जो आगे चल के वो अपने प्रांतीय सरकार को दे देता है। अब देखते हैं काजी। ये परगना स्तर पर प्रांतीय काजी की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश होता है वह अपने निम्न न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार जो प्रांतीय में काजी होता है वह अपने छोटे परगना की नियुक्ति करता है, जो वहां पे जाके किसी भी मामले की निपटाई करता है। यानी कि आप बोल सकते हो छोटा न्यायाधीश हो जाता है। और यहीं से आपके परगना के आधार पर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं ग्रामीण प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। यह अपने मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। पहली बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी? केंद्रीय हो जाएगी। फिर उसके बाद में प्रांतीय हो जाएगी। फिर उसके बाद में परगना हो जाएगी। फिर उसके बाद में ग्रामीण प्रशासन हो जाएगी। यानी कि मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण कहलाती है। ये आप चीज नोट रखना। अब अपन इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। गांव का मुखिया ग्राम प्रधान कहलाता है, जिसे कूद, मुकद और चौधरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम प्रधान का अध्यक्ष कौन कहलाता है? चौधरी कहलाता है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसकी सहायता करने के लिए एक पटवारी होता है। और मुगल काल में पटवारी को राजस्व का 1% सदूर के रूप में दिया जाता है। मावदा या दीन, ये मुगल काल में परगना के अंतर्गत आने वाले कुछ विशेष गांव होते हैं,
उसको कहते हैं मावदा या दीन कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे गांव होते हैं जिसको विशेष रूप से अधिकार दिए गए परगना के अंतर्गत आने के लिए उसे क्या कहा जाता है, मावदा या दीन कहा जाता है। अब देखते हैं चकला, ये क्या चीज है उसके बारे में देख लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के बीच की जो कड़ी होती ना उसके कहा जाता है चकला कहा जाता है। और ये कुछ अधिकार अपने परगना के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चकला क्या हो जाएगा, तो परगना और जिले के बीच वाली कड़ी होती ना उसको कहा जाता है। कब शुरू किया गया, शाहजहां के शासनकाल में शुरू किया गया था। आपके जस्ट एक शब्द दिया जाएगा, इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और देखते हैं। अब देखते हैं मसदी, ये मुगल काल में बंदरगाह की प्रशासन के रूप में जो देख रेख करता है ना उसे कहा जाता मसदी कहा जाता है। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। ये हो गई आपकी प्रशासनिक इकाइयाँ हो गई। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या इसमें पद होते हैं, मुख्य मुख्य जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। जो भी बता रहा हूँ वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं मुगल काल में मुद्रा प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। कभी कभार आपके क्वेश्चन यहीं से भी पूछे जाते हैं। मुगल काल में 3 प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, सोना, चांदी और तांबा। ये 3 प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। बाबर ने एक चांदी का सिक्का बनाया जिसकी एक तरफ कमान और 4 खलीफों का नाम दिया गया था और दूसरी तरफ खुद का नाम और खुद की उपाधियां अंकित करवाई थी। यह एक बाबर के द्वारा चलाया गया एक छोटा सा सिक्का था। और बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का चलाया जिसे शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामा का सिक्का चलाया था। और ये वाला आपसे पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा काबुल में कौन सा सिक्का चलाया गया था, तो शाहरुख चलाया गया था। या आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शाहरुख सिक्का किससे संबंधित हो जाएगा, तो बाबर से संबंधित हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शेरशाह ने मिले जुली धातु के स्थान पर शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था और जिसे आगे चल के ये रुपया नाम दिया जाता है, जिसका वजन कितना हो जाएगा, 180 ग्रेड हो जाएगा। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। और उसने तांबे का भी सिक्का चलाया जिसे पैसा कहा जाता है। अब देखते हैं अकबर ने अकबर के शासनकाल में प्रारंभ में मोहर नामक के सोने का सिक्का चलाया था। अब ये मोहर सिक्का किससे संबंधित हो जाएगा, अकबर से हो जाएगा, जो मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का था। अब जहां पे प्रचलित शब्द आ गया तो वो वाला सिक्का आपसे 100% आपसे पूछा जाता है। मोहर किससे संबंधित हो जाएगा, अकबर से संबंधित हो जाएगा। और अकबर के द्वारा एक सोने का सिक्का चलाया गया था। और अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सिक्का सदब हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा हो जाएगा, सबक हो जाएगा, जो किसने चलाया, अकबर ने चलाया। और जिसका वेट था 101 तोला था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 101 तोला था। और ये बड़े लेन देन के रूप में किया जाता था, यानी कि व्यापार के रूप में किया जाता था। कौन सा सिक्का हो जाएगा, सबक हो जाएगा, जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, जो मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जिसका वेट कितना हो जाएगा, 101 तोला हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अकबर ने एक सोने का सिक्का चलाया जिसे इलाही कहा जाता है। और इलाही कैसे संबंधित हो जाएगा, अकबर से हो जाएगा, जो सोने का सिक्का हो जाएगा। और अकबर ने एक चांदी का भी सिक्का चलाया जो चौकोर और वर्गाकार था और जिसे जलानी कहा जाता है। जलानी से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। और अकबर ने एक तांबे का भी सिक्का चलाया था जिसे दाम कहा जाता है। और ये वाला आपसे पूछा जाता है और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में दाम नामक सिक्के किसने जारी किया था, तो अकबर ने जारी किया था।
अब देखते हैं जहांगीर। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का जारी किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, निसार आपसे पूछा जाता है। और आखिर में शाहजहां ने दाम तथा रुपए नामक के बीच में एक आना नामक सिक्का प्रचलित किया था, जो किससे संबंधित हो जाएगा? शाहजहां से संबंधित हो जाएगा। अब आपके सामने सारे वगैरह सिक्के पड़े हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पीछे रह गया औरंगजेब, और उसके शासनकाल में हमेशा युद्ध ही होते रहे थे, विद्रोही होते रहे, उसको टाइम ही नहीं मिला कुछ वगैरह सिक्का जारी करने का। और यही सिक्के हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आना सिक्का किससे संबंधित हो जाएगा? शाहजहां से संबंधित हो जाएगा। निसार सिक्का किससे संबंधित हो जाएगा? जहांगीर से हो जाएगा। अलाही किससे संबंधित हो जाएगा? अकबर से हो जाएगा। शाहरुख किससे संबंधित हो जाएगा? बाबर से हो जाएगा। सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा हो जाएगा? सबक हो जाएगा। किसने जारी किया? अकबर ने जारी किया। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप साथ साथ में नोट रख सकते हो या हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो ये पड़े हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यह हो गया आपका पहला पार्ट कवर हो गया। कल मैं आपको दूसरा पार्ट अच्छी तरह से करा दूंगा और उसी के साथ आपका मुगल साम्राज्य भी टॉपिक पूरा हो जाएगा। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो जरूर से जरूर आपको करना ही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।